नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको पढ़ा रहा था और पिछले वीडियो में मैंने आपको ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ाया था। तो अभी तक टोटल 5 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब 5 वीडियो आई हैं ओके, प्राचीन काल पर। और ये आज हम लोग शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप बीए कर रहे हैं और आपके सिलेबस में है तो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं ओके। सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज फिलहाल हम लोग बेसिक समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है, कालक्रम क्या है इसका ओके, कब से कब तक रही, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। बेसिक सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है नगरीय सभ्यता। अब यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता ओके। अब पेपर में ऐसे दे देगा आपसे, कथन वाला जो प्रश्न आता है उसमें ऐसे देगा सिंधु घाटी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी ओके। तो क्या कहेंगे आप, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी नगर, जो भी स्थान मिले हैं, चाहे हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, लोथल की बात करें, कालीबंगा की बात करें, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी स्थान वहाँ पर मिले हैं, ज़्यादातर स्थानों में नगर जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं ओके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जैसे आज के नगर है ना कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, नालियाँ सही से बनी हुई हैं, ऊपर से ढक्कन भी लगा हुआ है नालियों के ऊपर। तो ऐसी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी, इसलिए हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ओके पूरा। अभी तो फिलहाल मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो पहली बात आपको यही ध्यान में रखनी है, पहला पॉइंट यही है कि एक नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार ओके, मतलब ये कहाँ पर स्थित था, कहाँ से कहाँ तक इसकी उत्तरी दक्षिणी सीमा थी, पूर्व पश्चिम सीमा इसकी क्या थी ओके। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। एक प्रकार से इसका विस्तार देख लेते हैं कि उत्तर में इसकी सीमा कौन सी थी, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कहाँ स्थित था, विस्तार कितना था, क्षेत्रफल कितना था, लंबाई चौड़ाई कितनी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज है इतिहास की, ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा प्राचीन से लेकर आधुनिक तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए जब हम इसके उत्तरी सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के तट पर स्थित है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है ओके। तो ये इसकी उत्तरी सीमा थी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दक्षिणी सीमा की, तो ये है परवरा नदी के तट पर दैमाबाद। परवरा नदी के तट पर, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो उत्तरी सीमा मांडा चिनाब नदी के तट पर, दक्षिणी सीमा दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में है ओके, और ये परवरा नदी के तट पर है। तो ये दक्षिणी सीमा हो गई। अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतका गेंडोर पश्चिमी सीमा, एक स्थान का नाम है सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में है ओके। सुतका गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है। ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान वाला ये इलाका है पूरा ओके। तो बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर, बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर एक स्थान है सुतका गेंडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा है। फिर एक स्थान पूर्व में आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पास है ओके, हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी के तट पर ये आलमगीरपुर स्थित है। तो ये इसकी पूर्वी सीमा हो गई। तो ये हो गई पूर्वी, ये हो गई पश्चिमी, ये दक्षिणी, ये उत्तरी ओके। अब अगर हम देखें इसकी सीमा को मिलाएं, मान लीजिए सीमा देखिए, ये चारों को अगर मिलाएं तो एक प्रकार से त्रिभुज बन जाता है ओके। तो ऐसा पूछा भी है क्वेश्चन कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था ओके, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार।
गोलाकार तो कैसा था, त्रिभुजाकार, यानी कि ये एक त्रिभुजाकार आकृति में फैली थी, लगभग लगभग त्रिभुजाकार है, पूरा का तो नहीं है, देखिए पूरा एकदम त्रिभुज नहीं बनता है, लेकिन लगभग त्रिभुजाकार है। ओके, तो ये मैंने आपको इसकी सीमा बता दी कि भाई पश्चिमी सीमा कहाँ, पूर्वी सीमा कहाँ, या फिर उत्तरी दक्षिणी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये जो चैप्टर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जब ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ओके, तो फिर ये मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, लास्ट वीडियो में, जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा उस दिन आपको दे दूंगा। तो ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ हम लोग फैक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। तो मैंने आपको पाषाण काल पढ़ाया, उसके बाद ताम्रपाषाण काल पढ़ाया, वो सारी वीडियोस आप देख लीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ओके, और कांस्य का आविष्कार कब हो गया था? एक प्रकार से ताम्रपाषाण काल में ही हो गया था। यह सभ्यता 3 देशों में फैली थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली थी? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, और 2 क्षेत्र बेसिकली इसके अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों को मैं बताऊंगा। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखें तो 3 देशों में फैली थी, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो पाए गए हैं भारत में, फिर पाकिस्तान में, और सबसे कम क्षेत्र जो पाए गए हैं वो अफगानिस्तान में, लगभग 2 क्षेत्र पाए गए हैं, मैं उनको भी पढ़ा दूंगा। तो अभी ये जानिए कि 3 देश हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। अब यहाँ है वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको अभी मानचित्र में बताया। ओके, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जो कि चिनाब नदी से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद जो कि परवरा नदी तक फैला है, पश्चिम में शुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में है, दास्क नदी से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट तक फैला है। ओके, तो ये विस्तार मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया है। ओके, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, इसको भी देख लीजिए, ये वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, अगर हम पूरे क्षेत्रफल का मापन करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैला था। यहाँ पहला नहीं था। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती कहीं कहीं, यहाँ लिखा होगा फैला था। ओके, तो ये त्रिभुजाकार आकार में था और इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग था, मतलब 12,99,096 ऐसे कुछ करके है। तो उसको आप अगर लगभग देखें तो 13 लाख हो जाता है। ओके, हालांकि एग्जैक्ट देखेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लगभग आप 13 लाख कह सकते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 1100 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर थी। ओके, पूरब से पश्चिम अगर देखें, ओके, पूरब से पश्चिम तो 1600 किलोमीटर, अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुनी तथा मिस्र प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुनी बड़ी थी। ये देखिए, बड़ी पहले लिख गया और गुनी बाद में होगा, तो ये मिस्टेक 1-2 जगह हो सकती है। ओके, टाइपिंग में, क्योंकि टाइप खुद मैं करता हूँ तो मिस्टेक्स भी मुझसे ही होगी, और मिस्टेक तो सबसे ही होती है। तो अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें, इसकी तुलना करें, तो मिस्र की सभ्यता से 20 गुनी बड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, और अगर हम मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़ लें तो इन दोनों की सभ्यता को मिला करके अगर देखेंगे तो भी इनसे 12 गुनी बड़ी थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप समझ सकते हैं, मतलब अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर लोग नगरों जैसा व्यवहार करते थे, नगरों जैसे खान पान था, रहते थे, मकान उनके, सड़कें, नालियाँ, सब कुछ नगरों जैसे थे। अब यहाँ देखिए, आपने सुना होगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो कई प्रकार के नाम हैं।
तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए हमने इस सभ्यता को नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, तो सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद में और भी कई नगर खोजे गए, तो वो सारे नगर लगभग सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास ही थे, सिंधु नदी घाटी के आसपास ही थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, जो महत्वपूर्ण नगर शुरुआत में खोजे गए वो सिंधु घाटी नदी के आसपास ही थे, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। अब एक बात आती है भाई कि ये सरस्वती सभ्यता, तो सरस्वती को इस समय शायद घग्घर नाम से भी जानते हैं, राजस्थान में बहती है। ओके, तो बाद में इसके कुछ क्षेत्र या कुछ स्थान सिंधु नदी के अलावा सरस्वती नदी के आसपास भी खोजे गए, कई स्थान हैं। ओके, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सरस्वती नदी के आसपास भी इसके कुछ स्थान मिले, इसलिए बाद में इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। कई लोगों ने, कई विद्वानों ने कहा। प्रथम नगरीय सभ्यता, ओके, तो इसके पहले ऐसा माना जाता है कोई नगर नहीं था, सब जितनी भी सभ्यताएं थी इसके पहले सब ग्रामीण सभ्यताएं थी, तो इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया क्योंकि प्रथम नगर था भारत का। कांस्य युगीन सभ्यता, मैंने बताया कांस्य का आविष्कार हो गया था, इसमें धातुएं जो थी वो कांस्य की ज़्यादा यूज़ की जाती थी। ओके, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया और सारी चीज़ें क्या हैं, अभी तो मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, ये आपको देखिए, जो फैक्ट मैं लिख देता हूँ वो आपको थोड़ा सा एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ रटना पड़ेगा। ओके, क्योंकि रटने के सिवाय और कोई उपाय है नहीं, इसमें कुछ समझाना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत जो भी है कॉन्सेप्ट वो समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर आपको रटना पड़ेगा। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने, नाम याद रखना, 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले पर ध्यान आकर्षित किया। ओके, सर्वप्रथम इनका ध्यान गया, चार्ल्स मैसन महोदय थे, तो इनका महोदय 1826 में, इनका ध्यान 1826 में हड़प्पा के एक टीले पर गया, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। ओके, ऐसा नहीं था कि इन्होंने तुरंत खुदाई चालू कर दी। हाँ, ध्यान गया, देखा कि कोई टीला है, लेकिन अब उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लाओ इसकी खुदाई करें, देखें क्या मिलता है। ओके, लेकिन सर्वप्रथम इन्हीं का ध्यान गया था, चार्ल्स मैसन का, 1826 में। ओके, फिर यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1853 से 56 ईस्वी के मध्य में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जॉन ब्रेंटन तथा विलियम ब्रेंटन, ये दो भाई थे, इनको ईंटें मिली। नेतृत्वकर्ता कनिंघम महोदय का ध्यान गया, लेकिन रेलवे के काम के कारण ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। देखिए, ये 1853 और 56 के बीच की बात है, जब उस समय कराची से लाहौर तक, या फिर लाहौर से कराची कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, तो लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाने का काम अंग्रेज लोग कर रहे थे। ओके, तो उस समय जिनके नेतृत्व में काम हो रहा था वो थे कनिंघम महोदय, कनिंघम। तो अब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उसमें कुछ लकड़ी की ज़रूरत पड़ी या फिर कुछ पत्थरों की ज़रूरत पड़ी, तो पत्थर खोजते खोजते ये लोग चले गए। दो भाई थे, जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन, तो इनको एक जगह ईंटें मिलनी शुरू हो गई। ये वहाँ से ईंटें ला रहे थे और रेल की पटरियाँ जो बन रही थी उसी में बिछा रहे थे, यूज़ कर रहे थे। तो कनिंघम महोदय आश्चर्यचकित हो गए कि ये ईंटें कहाँ मिल गई। ओके, हालांकि उन्होंने कभी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वही चीज़ जो चार्ल्स मैसन ने किया, ध्यान गया, लेकिन अब चूँकि इनका काम क्या था उस समय, रेल की पटरियाँ बनवाना, तो उसमें व्यस्त थे और फालतू चीज़ों में एक प्रकार से इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहा कि अभी जो हमारा काम है वो मैं करूँगा कि उधर जाऊँगा। ओके, तो ध्यान तो गया, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जो ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं वो आ गए, ये देखिए, 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे।
और इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आ गया। ओके, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। किसके नेतृत्व में की? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ओके, सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। अभी आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, खोज किसने कब की, कहाँ पर हड़प्पा स्थित है, किस नगर में स्थित है, किस जिले में, सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, और कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई सब कुछ बताऊंगा। अभी तो बस स्टार्टिंग है। तो कोई अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की, तो खोज तो की थी दयाराम साहनी ने। ओके, 1921 में। हालांकि ध्यान किसका गया था? चार्ल्स मैसन का 1826 में। तो ध्यान की बात यहाँ पर नहीं, यहाँ पर खोज की बात की जा रही, तो दयाराम साहनी का ही नाम आएगा। ओके, 1921 में। फिर अब यहाँ पर भाई उत्पत्ति के संबंध में कुछ यहाँ पर मत दिए गए हैं, कुछ विदेशी मत हैं, कुछ देसी मत हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, क्योंकि इसका भी तो कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुई होगी, कहीं से लोग आकर के यहाँ पर बसे होंगे या फिर यहीं पर रहे होंगे, तो उत्पत्ति तो हुई होगी ना, देसी या फिर विदेशी। तो कुछ मत हैं यहाँ पर, देखिए। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से हुई। ओके, ये सब इसके समकालीन सभ्यताएं थी। मिस्र में ये सब सभ्यताएं मिस्र के आसपास विकसित थीं। तो कुछ विद्वान जैसे गार्डन चाइल्ड, डी कौशाम्बी, HD संकालिया, जॉन मार्शल, ये जो विद्वान हैं ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत जो हुई, उत्पत्ति जो हुई, वो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से हुई। ओके, ऐसा लोग मानते हैं। कौन कौन से? गार्डन चाइल्ड, डी कौशाम्बी, HD संकालिया, जॉन मार्शल। कुछ अब ये क्या है? ये विदेशी है, ये विदेशी विचार है। ओके, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, क्योंकि मेसोपोटामिया विदेश में है, मतलब हमारे देश में नहीं है। अब एक आते हैं ईरानी या बलूचिस्तानी सभ्यता से। तो बलूचिस्तानी बेसिकली पाकिस्तान में ही है, सुत का गंडोर। ओके, मैंने आपको बताया पश्चिमी सीमा। तो ईरानी या बलूचिस्तानी सभ्यता ये देसी मत है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी या बलूचिस्तानी सभ्यता से हुई। और कौन कौन से विद्वान कहते हैं सर? रोमिला थापर या फेयर सर्विस, ये दो विद्वानों के नाम हैं। ओके, तो इनका मानना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत इन्हीं सभ्यताओं से हुई, इसी सभ्यता के लोग यहाँ पर आकर के बसे। ओके, तो ये इनका मत हो गया, देसी मत। एक देसी मत और है जो कि बिल्कुल देसी मत है, ये हम कह सकते हैं अर्ध देसी मत है, और ये पूर्ण विदेशी है, और ये पूर्ण देसी है। तो एक विद्वान है यहाँ पर अमलानंद घोष, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत या उत्पत्ति सोथी संस्कृति से हुई। सोथी संस्कृति राजस्थान में एक संस्कृति थी। ओके, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1935 के आसपास। ध्यान से सुनिए, ये सोथी संस्कृति या सभ्यता आप कह लीजिए, इसकी खोज 1935 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर है अमलानंद घोष ने। ओके, अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृति की खोज 1935 में राजस्थान में की, और ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत या उत्पत्ति इसी संस्कृति या सभ्यता से हुई है। कुछ और लेखक भी हैं इनके समर्थन में, अलचिन दंपति, DP अग्रवाल, ये भी समर्थन करते हैं कि हाँ, सोथी संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। ओके, तो ये थोड़े से कुछ मत हैं अलग अलग। अब यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कालक्रम, कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही। तो यहाँ पर देखिए कुछ मत हैं और कुछ विद्वान हैं और उनके द्वारा बताई गई डेट हैं। ओके, जैसे कादर या छेरास ने बताया कि 6020 यानी 6000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी। 6000 ईसा पूर्व, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। सर जॉन मार्शल कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक रही। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक। अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन विधि, ये जो इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान इसी का है, रेडियो कार्बन विधि।
रेडियो कार्बन विधि से जो ज्ञात हुआ है वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी। यानी शुरुआत कब हुई 2350 ईसा पूर्व और अंत कब हुआ 1750 ईसा पूर्व, यानी लगभग 5 से 600 वर्ष तक ये विद्यमान रही। ओके, फिर डीपी अग्रवाल हैं 2300 से 1700 BC, इनका भी थोड़ा मैच करता है इसी से। फिर फेयर सर्विस है, इनका कहना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रही। तो ये अलग अलग मत हैं, ओके, विद्वानों के, इन्होंने अलग अलग डेट्स बताई हैं, हालांकि सब डेट्स लगभग आस ही पास हैं। तो ये आपको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ना है, क्योंकि ये मिलान में दे सकता है जोड़े बनाने में। ओके, कि एक तरफ आपको 4 डेट दे देगा और 4 नाम दे देगा और कहेगा इनका सही जोड़ा बनाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय जान लिया कि इसका विस्तार क्या था, लंबाई चौड़ाई क्या था, क्षेत्रफल क्या था, भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, सीमाएं कौन कौन सी थी, ओके, किन किन देशों में स्थित है, ये सब एक प्रकार से हम लोगों ने परिचय जान लिया। अब आगे हम लोग कुछ इसके नगरों के बारे में, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।